अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। नांदेड़ स्थित टू व्हीलर विस्फोट मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की जाए, ऐसी मांग का निवेदन मुस्लिम अधिकार परिषद की ओर से आज तारीख 23 मार्च 2026 सोमवार के रोज जिला कलेक्टर के द्वारा मुख्यमंत्री को निवेदन दिया गया। मुस्लिम अधिकार परिषद परभनी इनकी ओर से दिए गए निवेदन में कहा है कि नांदेड़ स्थित वाजेगांव इलाके में ईदगाह के पास टू व्हीलर ब्लास्ट मामले में गंभीर शक जताया जाता है और बयान निवेदन में कहा है कि ब्लास्ट ईद उल फित्र के सुबह हुआ है, जब ईद की नमाज पढ़ी जा रही थी। इस घटना में का व्यक्ति की मौत हो गई है और शक है कि यह घटना को कोई हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर की गई हरकत है। हालांकि कहा जा रहा है कि ब्लास्ट वाली जगह पटाखों का बड़ा स्पॉट जो तो वहां पर हुआ और चश्मदीदों का दावा है कि संदिग्ध हरकतें देखी गई। साथ ही निवेदन में कहा गया है कि उस व्यक्ति अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं की, ना ही उसे आग बुझाने की कोई कोशिश की, जबकि मौके पर पानी मौजूद था। इसलिए मामले में पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच की जाए और इस मामले को संज्ञान लेते हुए इसकी जांच करते हुए इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाने की मांग की गई। साथ ही साथ परभनी शहर में जो मतदाताओं को लेकर जो यादी बनाई जा रही है उसमें BLO पूरी तरीके से नाकाम ठहरते हुए नागरिकों को और मतदाताओं को सही रिस्पांस न देने के कारण उनके पर भी कार्रवाई की जाए और अन्य जगह पर BLO नियुक्त किया जाए, ऐसे मांग का निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर नगर सेवक नदीमुद्दीन खाजी, वहीद पटेल, बशरा बिल्डर्स के सर्वेसर्वा और सामाजिक कार्यकर्ता शेख इब्राहिम, युवा नेता इंजीनियर शेख तौसीफ, मुजम्मिल खान, मोइन माहौली, इमरान खान, शेख फहद, साजिद बेलदार, मतीन डायमंड, इनके अलावा अन्य विभिन्न पक्ष पार्टियों के नगर सेवक, पदाधिकारी, NGO के सामाजिक कार्यकर्ता अन्य इस समय मौजूद थे। भाई साहब ने सब बता दिया उसके बारे में। और अगर हमारी वो मुख्यमंत्री साहब से और गृह खाता उन्हीं की तरफ है, हम इसलिए उनसे गुजारिश करते हैं कि इसकी अगर उन्होंने तत्काल में इसको उजागर कर दिए इसके पीछे किसका हाथ है, तो आइंदा जो है तो घटना होंगी नहीं। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और ये ओपन हो जाए। आज हमने कलेक्टर मार्फत मुख्यमंत्री साहब व गृह मंत्री साहब उनको एक लेटर, एक डेलीगेशन के मार्फत ये इल्तिजा की है कि 2 दिन पहले जो ईद के मौके पर नांदेड़ शहर वाजेगांव यहाँ पर एक वारदात जो नाकामयाब रही, एक मोटरसाइकिल बाइक वाला जो तो सवार होके आके मोटरसाइकिल भी जल गई और वो भी जल गया और कुछ स्पोर्ट्स भी हुए हो फटाके के धमाके की तरह। पता नहीं क्या साजिश थी, न जाने किस इरादे से आया था और कौन उसे भेजा था, इसके पीछे क्या साजिश है। ये मसले पे हल तक जाने के लिए हमने मुख्यमंत्री साहब से निवेदन किए कि भाई CID जांच, NIA, ATS के ज़रिए वो जांच किया जाए कि इसके पीछे किसकी साजिश है। वहाँ का पुलिस प्रशासन कहता है कि हमें नाम डिक्लेयर करना नहीं आता, एक एक्सीडेंट है। फिर एक्सीडेंट है तो नाम डिक्लेयर करने में क्या हर्ज है? क्या कोई अब्दुल साहब का नाम सामने आता तो जब नाम डिक्लेयर करते थे? वजह क्या है इसके पीछे, ये समझ नहीं आ रहा है। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री साहब से कलेक्टर मार्फत एक डेलीगेशन देके मांग की है कि ये NIA, ATS या CID तरफ ये जांच देकर ये जांच की जाए कि इसका मसले का हल निकलना ज़रूरी है, क्योंकि एक बड़े वारदात होते होते रुक गई, पर इसके पीछे किसका हाथ है, क्या वजह थी, ये जांच होना बहुत ज़रूरी है। आज हम कलेक्टर ऑफिस आए, 2 मुद्दों को लेकर आए थे। एक मुस्लिम समाज की तरफ से हमारे कुछ भाइयों ने एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसके अंदर नांदेड़ के अंदर जो घटना हुई है वो वारदात बहुत ही दिल दुखाने वाली है कि एक त्यौहार के प्रोग्राम के मौके पर बम विस्फोट कराना ये बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन अब तक उसके अंदर खुलासा नहीं हुआ है और इंतज़ामिया की जानिब से भी, नांदेड़ की इंतज़ामिया की जानिब से भी कोई जवाब अब तक वाज़ेह तौर पर नहीं आया है। इसलिए यहाँ से हमने मेमोरेंडम पेश किया कि इसके पीछे जिसकी भी साजिश है उसको उजागर किया जाए, क्योंकि यहाँ से अब त्यौहार का सिलसिला जारी है। हमारे हिंदू भाइयों के भी त्यौहार आगे आने वाले हैं। अब इसके अंदर चंद शरपसंद लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि हिंदू मुस्लिम कराना और दंगा भड़काना, ये कोशिश जारी है इस मुल्क के अंदर और हमारे शहर में भी ख़ास तौर से गंगा जमनी तहज़ीब बरकरार है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक भी कहीं नांदेड़ के अलावा भी कहीं और ऐसी घटना ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर कलेक्टर साहब से डिमांड की है। दूसरा मुद्दा जो पूरे ही नगर सेवकों की जानिब से रखा गया, यहाँ पर कुछ इलाकों के अंदर कुछ यादी के ऊपर बहुत सारे BLO अपॉइंट थे, लेकिन वो BLO अब तक सामने नज़र नहीं आ रहे। लोग फ़ोन लगाकर भी परेशान हो रहे हैं। BLO का सबसे बड़ा मसला है, खुसूसन हमारे वार्ड के अंदर भी और दीगर वार्ड के अंदर भी 1 नंबर की यादी, इस तरह 100 नंबर की यादी के मामले में
बहुत सारे लोग परेशान हैं। रमज़ान में भी रोज़े की हालत में लोग परेशान थे और अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने गुज़िश्ता में भी दिया था और अभी भी 2 मरतबा मेमोरेंडम दे के ये दरख्वास्त की है कि जल्दी से BLO अपॉइंट किए जाए और जितनी पब्लिक परेशान है उनकी परेशानी को दूर किया जाए। हमारी पब्लिक से, जनता से दरख्वास्त है कि आप परेशान ना हो। अभी और बड़ा हमारे सामने वक्त है। अभी पहला जो मरहला है वो मैपिंग का है, उसके लिए कोई बड़ी दुश्वारी नहीं है। जल्द ही BLO अपॉइंट होंगे इंशाल्लाह और पूरे वार्ड के अंदर डोर टू डोर हो या कैंप के ज़रिए से हो, आप सबकी राहत रसानी का इंशाल्लाह काम किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जिले में जनगणना 2027 के सफलतापूर्वक और समय पर पूरा करने के लिए जरूरी तैयारियां के तहत आज जिला कलेक्टर ऑफिस में प्लानिंग हॉल में जिला कलेक्टर संजय सिंह चौहान की अध्यक्षता में 3 दिन की ट्रेनिंग शुरू हुई। इससे पहले भी जिला कलेक्टर ऑफिस में बनाए गए जनगणना सेल का उद्घाटन जिला कलेक्टर के रिबन काटकर इस समय किया। ट्रेनिंग में निवासी उपजिलाधिकारी अनुराधा डालकरी, उप विभागीय अधिकारी उदय सिंह भोसले, जीवराज ढापकर, संगीता चौहान, प्रशिक्षक जनगणना संचालनालय सहायक संचालक सुनील अत्राम, जिला समन्वयक संजय नाइक, संदीप कुलकर्णी आदि प्रशिक्षक के साथ तहसीलदार, नगर पालिका और नगर पंचायत के मुख्य अधिकारी और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। आने वाली जनगणना देश की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। जनगणना गांव में, शहर और वर्ल्ड लेवल पर प्राइमरी डाटा का सबसे बड़ा सोर्स है। अभी हो रही ये जनगणना खास और ध्यान देने लायक है क्योंकि ये भारत की पहली जनगणना होगी जिसमें डिजिटल टूल्स के जरिए डाटा इकट्ठा किया जाएगा। इस जनगणना में गिनती करने वाले मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल करके घरों की जानकारी डिजिटल तरीके से इकट्ठा करेंगे। इसके अलावा घरों को एक नए वेब पोर्टल के जरिए खुद गिनती करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। हालांकि खुद गिनती करके दी गई जानकारी कितनी सही और पूरी है, ये गिनती करने वाले और सुपरवाइज़र वेरीफाई करेंगे। जनगणना के पहले फेज यानी कि घरों की लिस्ट और घरों की गिनती में गिनती करने वाले मुख्य रूप से घरों की हालत, परिवार को मिलने वाली सुविधाओं और एसेट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। दूसरे फेज में असल आबादी की गिनती की जाएगी। निवासी उपजिलाधिकारी श्रीमती ढालकरी ने इंडस्ट्री के ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद और अहमियत बताई। जनगणना डायरेक्टरेट और असिस्टेंट डायरेक्टर सुनील अत्राम ने जनगणना का काम कैसे किया जाना है इसका एक प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि जनगणना 2027 के हिसाब से जनगणना 2 फेज में की जाएगी। पहले फेज में घरों की जनगणना की जाएगी जबकि दूसरे फेज में फरवरी 2027 में असल जनगणना की जाएगी। पहली बार जनगणना 2027 में सिर्फ न्यूमेरेशन तरीके भी शुरू किया जा रहा है। इसके तरीके से लोग वेब पोर्टल के जरिए सुरक्षित रूप से अपनी जानकारी भर सकेंगे। ये सुविधा खास तौर पर उन लोगों के और परिवारों के लिए उपयोगी होगी जो काम, बिजनेस या फिर दूसरे प्रोफेशनल कारणों से पूरे दिन अपने घरों से बाहर रहते हैं। एनुमरेटर खुद से गिनती की गई घरों की असलियत को वेरीफाई करने के लिए जिम्मेदार होगा। एनुमरेटर को खुद से गिनती की गई जानकारी जमा करने से पहले उसे चेक करना होगा। ट्रेनिंग के जनगणना के काम में अलग अलग पहलुओं को डाटा इकट्ठा करने के प्रोसेस और फील्ड लेवल पर लागू करने के बारे में डिटेल की गाइडेंस भी दी जाएगी। अन्य बीमारियों की शर्तियाँ इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। आज 23 मार्च को भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद दिन के अवसर पर अभिवादन किया गया। 23 मार्च 1931 के रोज लाहौर के सेंट्रल जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन्हें फांसी दी गई थी। वो देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। इसी की याद में आज एक दिन शहीद दिवस के तौर पर जाना जाता है। इन शहीदों की कुर्बानी पर अपने विचार रखते हुए प्रोफेसर नसीर शेख ने भी कहा कि उन्होंने कम उम्र में देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के और देश की आज़ादी की पक्की करने के लिए जो कुर्बानी दी है वो आज के युवाओं के लिए एक आदर्श है। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर के राजकुमार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की तस्वीर पर पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए विनम्र अभिवादन किया। इस समय विद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर शिवसांब कापसे, उसी तरह डॉक्टर गजानन कुरुंदकर, पर्यवेक्षक उमाशंकर मिटकरी, प्रोफेसर राजेश भायती, प्रोफेसर डॉक्टर संजय दड़वी के अलावा कॉलेज के सभी प्रोफेसर इस समय मौजूद थे।
महाराष्ट्र सरकार ने अर्थसंकल्प पेश करने के बाद आज तारीख 23 मार्च 2026 सोमवार के रोज सावली रेस्ट हाउस पर भाजपा की ओर से संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस समय प्रदेश प्रवक्ता गणेश हाके ये यहाँ पर आते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को सहारा देने वाला महाराष्ट्र का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने वाला अर्थसंकल्प जो तो भाजपा ने पेश किया है, ऐसा प्रतिपादन उस समय उन्होंने किया। मैं जिला सर चिटनीस डॉक्टर पंडित दराड़े, महानगर जिला अध्यक्ष शिवाजीराव भरोसे, बाला साहेब भालेराव और बाला साहेब जाधव आदि मौजूद थे। संकल्प को लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। हा अर्थसंकल्प म्हणजे हा सर्वांसाठीचा अर्थसंकल्प आहे, ज्याला सर्वसमावेशक अशा स्वरूपाचा म्हणता येईल। सर्व जाती धर्माच्या सर्व वर्गाच्यासाठीचा हा अर्थसंकल्प आहे आणि आत्तापर्यंत जेवढे महाराष्ट्रामध्ये अर्थसंकल्प म्हणजे सादर झाले होते त्यात सर्वाधिक रकमेचा म्हणजे 7,69,000 कोटी रुपयाचा हा इतक्या मोठ्या रकमेचा अर्थसंकल्प आहे आणि या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकरी, शेतमजूर, महिला, युवक म्हणजे कर्मचारी असतील, सर्व म्हणजे विशेषतः महिला शेतकऱ्यांच्यासाठीची यावर्षी आंतरराष्ट्रीय शेतकरी महिला वर्ष आहे, म्हणून महिलांच्यासाठीच्या खूप चांगल्या योजना या अर्थसंकल्पामध्ये, ज्या शेतीशी जोडधंदा ज्याला म्हणून आपण ज्याला पशुसंवर्धनासाठीच असेल, डेअरी असेल, मत्स्य व्यवसाय असेल, अशासाठी विशेष महिलांसाठीच्या ह्या योजना या अर्थसंकल्पामध्ये आहेत आणि शेतकऱ्यांसाठी तर खऱ्या अर्थानं खूप चांगल्या अशा स्वरूपाच्या योजना या आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये आहेत। 2 लाखापर्यंतची शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा याच्यात केलेली आहे। मोफत वीज देण्याचं शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना ही घोषणा त्याच्यात आहे। मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना त्याच्यासाठी ही पुढं कायम चालू राहील अशा स्वरूपाची घोषणा याच्यात आहे। त्याचप्रमाणे स्टार्टअप्स म्हणजे शेतीवरती मोठ्या प्रमाणात उद्योग उभे राहावेत, कुटीर उद्योग असतील, ग्रामोद्योग असतील, अशा स्वरूपाचे उद्योग उभे राहावेत आणि त्यासाठी उद्योग विभागानं विशेष त्याच्यासाठीच्या बीज भांडवलासारख्या योजना या अर्थसंकल्पामध्ये नमूद केलेल्या आहेत। आणि विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांच्यासाठी ज्या गोष्टी लागतात की वीज, पाणी, वीज तर मोफत दिलेली आहे, त्याच्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणावरती सौरवरती म्हणजे मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रामध्ये 16,000 मेगावॅट वीज निर्माण करण्याचं उद्दिष्ट ठेवून हे वीज एवढी जी निर्माण केली जाणारी आहे ती शेतकऱ्यांच्यासाठी त्यातला मोठा वाटा आहे। ही शेतकऱ्यांना मोफत अशा स्वरूपाची आणि ती 24 तास वीज शेतकऱ्यांना मिळावी ही ते अपेक्षा आहे। आणि सर्वच क्षेत्रामध्ये, सामाजिक न्याय क्षेत्रामध्ये आत्तापर्यंत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सामाजिक न्याय विभागासाठीचं बजेट नव्हतं। आदिवासी विभागासाठी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आतापर्यंत इतकी रक्कम कधीच देण्यात आली नव्हती। इतक्या मोठ्या प्रमाणात तरतूद याच्यामध्ये करण्यात आलेली आहे। शहरी विकासाबरोबरच ग्रामीण विकास याच्याकडे फार मोठ्या प्रमाणात भर दिलेला आहे। 1,000पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली सर्व गावं आता सिमेंट कॉन्क्रीटने जोडली जाणार आहेत। त्याचप्रमाणे वाड्या, वस्ती, तांड्यांवरती सुद्धा मुख्यमंत्री सडक योजनेअंतर्गत रस्ते निर्माण केले जातात। पंतप्रधान सडक योजना असेल त्याच्यामार्फत मोठ्या प्रमाणात रस्ते निर्माण केले जाणार आहेत। मुख्यमंत्री पानंद रस्ता, बळीराजा जे पानंद रस्ता आहे त्यामुळं शेतकऱ्यांना त्यांना आत्तापर्यंत जो शेतीकडे जाण्यासाठी रस्ते नव्हते त्यामुळं आता सक्तीनं जर कोणी अडवत असेल तर त्याला सक्तीनं पोलीस बंदोबस्त लावून त्या ठिकाणी पानंद रस्ते करण्याची योजना ही या अर्थसंकल्पात आहे। त्याच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद केलेली आहे। म्हणजे शहरात तर सांगितलं तुम्हाला, म्हणजे शहरात तर फार मोठ्या प्रमाणात मेट्रोचं जाळं निर्माण केलं जात आहे। शहरातमध्ये अनेक प्रकारच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या झोपडपट्टी विकासाची योजना असेल, तिथं तुम्हाला पंतप्रधान आवास योजना असून घरं देण्याची योजना असेल, की ह्या सगळ्या योजनांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद करून महाराष्ट्रातला प्रत्येक अगदी शेवटचा माणूस या अर्थसंकल्पामध्ये अंत्योदयाची संकल्पना मांडलेली आहे। आणि अंत्योदय म्हणजे जो शेवटचा या महाराष्ट्रातला शेवटचा माणूस त्याच्यासाठीचा हा अर्थसंकल्प आहे आणि त्याचा डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प हा सादर करण्यात आलेला आहे। जे 2 लाख दिले शेतकऱ्यांसाठी, तर याचा किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला आहे? मला प्रश्न कळला नाही तुमचा। महाराष्ट्रामध्ये साधारणतः 3.5 कोटी शेतकरी आहेत आणि ह्या शेतकऱ्यांच्यापैकी ज्यांचं
30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत पीक कर्ज असेल त्या सगळ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. जे म्हणून थकीत असतील ते आणि ज्यांनी नियमितपणे कर्ज भेटलेलं आहे त्यांना 50,000 प्रोत्साहनपर त्याला दिले जाणार आहे. सर दुसरे म्हणून सांगायला पहिले 4 विद्यापीठ महाराष्ट्रात असताना या विद्यापीठांची दुरावस्था विषयी आपण काय सांगणार? मी तुम्हाला काय म्हटलं, परदेशी विद्यापीठं 4 विद्यापीठं तुम्ही कुठले म्हटलात पण म्हणजे आपल्या इथं खूप, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये खूप विद्यापीठ आहेत, 4 नाही. कृषी विद्यापीठाचं बोललो नाही मी तुम्हाला कृषी विद्यापीठ बोललो नाही, तुम्हाला मी जनरल जे अकॅडमिकचे जे विद्यापीठ आहेत त्याच्या संदर्भात बोललो. शेतीच्या क्षेत्रामध्ये 4 विद्यापीठं आहेत. ही सगळी विद्यापीठं अधिक कार्यक्षम करणार आहोत आपण आणि इथं मोठ्या प्रमाणात AIचा म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर मोठ्या प्रमाणात करून इथं अनेक नवीन पद्धतीचे संशोधन कशा पद्धतीने होईल याच्यासाठी वेगळ्या पद्धतीची तरतूद केली जाणार आहे. कृषी विद्यापीठाची दुरावस्था याच्याबद्दल सांगा. सगळ्या ज्या विद्यापीठांमध्ये दुरावस्था असेल ती सगळी विद्यापीठं सुधारली जाणार आहेत. आता AI तंत्रज्ञानामुळं, डिजिटलायझेशन्समुळं कुठेही पद्धतीचं चुका होणं, कामचुकारपणा होणं हे आता म्हणजे करता येणार नाही. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल हमारा, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पे फॉलो करें।